बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है टूल्स जो हम यूज़ करते हैं रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के लिए या रिकॉम्बिनेंट्स बनाने के लिए या कोई भी जो हमारा प्रोसेस है जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कोई भी चीज़ जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उन प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं या रिकॉम्बिनेंट्स जो हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। तो बात करते हैं हम टूल्स की। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एंजाइम है। सबसे पहले हमारे पास एंजाइम्स हैं और एंजाइम्स कौन से हैं हम बात करते हैं कि हमारे पास पहला जो टूल है इसके बारे में हम कहते हैं द एंजाइम्स विच, ये हमारा फर्स्ट टूल है। एंजाइम है जो करते क्या है, हम कहते हैं कि इंक्लूड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसमें हमारे पास हैं कौन से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अच्छा, अब हमने एंजाइम की बात की और हमने एंजाइम कौन सा यूज किया है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने यूज किया है, जिसको हम एंडोन्यूक्लिएज या एक्सोन्यूक्लिएज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है कौन सा, हम कहते हैं कि हमारे पास बच्चे फर्ज करें ये डीएनए का सीक्वेंस है, ठीक है, जिस पे कोडिंग जो है वो लगी हुई है। तो इस एंजाइम का काम क्या है कि इससे पहले इस एंजाइम के पास होते हैं जेनेटिक मार्कर जेनेटिक मार्कर होते हैं और ये जेनेटिक मार्कर आके करते क्या हैं कि इसको जो सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस को हमने फॉलो करना है उस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, उस सीक्वेंस को तलाश किया जाता है कि हमारी डिजायर्ड सीक्वेंस कौन सी है। हम पहले यहाँ पे करते क्या हैं कि हमारे पास जो डिजायर्ड सीक्वेंस है, ठीक है, डिजायर्ड सीक्वेंस, इस डिजायर्ड सीक्वेंस को कौन आइडेंटिफाई करता है, हम कहते हैं कि इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जेनेटिक मार्कर होते हैं। जेनेटिक मार्कर आए और जेनेटिक मार्कर ने हमारा ये जो है इसको इन्होंने कर दिया, क्या कर दिया, ये हमारे पास फर्ज करें इंसुलिन का ही हम सीक्वेंस कह लें कि इंसुलिन प्रोडक्शन है मोस्टली इसमें की जाती है प्रोड्यूस, कि इंसुलिन के ये सीक्वेंस है, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इसे हम क्या कहते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, या इसको हम डिजायर्ड सीक्वेंस भी कहते हैं, डिजायर्ड सीक्वेंस। अब हुआ ये कि जो जेनेटिक मार्कर आए पहले स्टेप में, इस जेनेटिक मार्कर ने इनको आइडेंटिफाई किया, इस जीन को आइडेंटिफाई कर लिया। अब इस जीन को आइडेंटिफाई कर लिया और हमें मतलब हमने पहले इसे कमांड दी कि हमें कौन सी जो जीन है जो हमें चाहिए, जो हमारे इंटरेस्ट है, जिसको हमने रिकॉम्बिनेंट्स जो है वो प्रोड्यूस करवाने हैं। तो हमने फर्ज करें इंसुलिन का जीन है, तो हमने इसको जाके क्या कर लिया, पहले जेनेटिक मार्कर्स ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है और इसको आइडेंटिफाई करने के बाद अगला जो स्टेप है, मतलब ये पहला स्टेप ये सारा जिसमें उसको कट करना है, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या जो जीनोम है या जो डीएनए सीक्वेंस है उसको हमने कट करना है। कट करने के लिए पहले उसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। आइडेंटिफाई हो गया है वो कि हमने किस पीस को, डीएनए के किस सेगमेंट को जो है वो कट करना है, जिसे हमने रिकॉम्बिनेंट्स तैयार करने हैं। तो हमने किया क्या कि पहले ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको ले लिया, फिर ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आया और इसने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करता क्या है, कट द पीस ऑफ डीएनए। इसने करना क्या है, कट द पीस ऑफ डीएनए। ये हमारे पास है और यहाँ पे हम कहते हैं कि ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पे आके इसने इसको कट कर दिया। अब इसको क्या कर दिया है, इसने कट कर दिया है इसको किसकी मदद से, एंजाइम की मदद से, जो कौन सा एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ठीक हो गया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से इसको कट कर लिया गया। अच्छा, इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों कहते हैं, हमने पिछले अपने टॉपिक में भी इसको डिस्कस किया है कि हम इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये असल में ये यूज किया जाता था बैक्टीरिया में अगेंस्ट वायरस। वायरस के अगेंस्ट ये करता क्या था कि वायरस का जो आरएनए या डीएनए जेनेटिक मेकअप है उसको डिस्ट्रॉय कर देता था, कट डाउन कर देता था, जिससे उसकी जो ग्रोथ है वो नहीं होती थी और बैक्टीरिया जो है वो सेफ एंड पे रहता था अपनी सेफ्टी के लिए। फिर इसको हम ये कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो ग्रोथ नहीं होने देता। अब इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या है कि आया इस सीक्वेंस पे आके इसने इसको कट कर दिया। कट करने के बाद हम कहते हैं कि हमारे पास एक और कट कहां से किया जाता है, हम कहते हैं कि देखें
आपने स्टिकी एंड्स और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ा होगा। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस और दूसरा क्या है, स्टिकी एंड्स। अब हमारे पास ये जो पैलिंड्रोमिक एंड और स्टिकी एंड्स हैं, ये हमारे पास बचे डीएनए का पोर्शन है। अब यहाँ पे हम कहते हैं एडेनिन लगी है, थायमीन लगी है, साइटोसिन लगी है, ग्वानिन लगी है, फिर साइटोसिन साइटोसिन साइटोसिन। अभी देखें यहाँ पे अगर इसके अगेंस्ट हमने जाना है तो यहाँ पे थायमीन लगेगी, ये यहाँ पे एडेनिन लगेगी, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन लगेगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन लगेगा। अब फर्क करें हमारा ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस, इसको इसने कट करना है तो इसके लिए फिर स्टिकी एंड्स हैं कि देखें इसको इस तरह से कट किया जाए कि जो हमने दूसरा लगाना है वो भी आगे यहाँ पे क्या हो कि यहाँ पे जो हमारे पास जो दूसरी सीक्वेंस है, हमें पता है यहाँ पे ग्वानिन लगेगा, इससे इसको काटा जाता है कि ये दूसरी साइड से। अब ये हमारा कट गया, ठीक है, यहाँ पे ये है साइटोसिन साइटोसिन। अब जो दूसरा हमारा स्टैंड आएगा, ये वाला फर्क करें, एक और स्टैंड है या जो रिकॉम्बिनेंट है, यहाँ पे हम कहेंगे यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो कौन सा होना चाहिए, ये सीक्वेंस, ताकि इनकी क्या हो सके, बॉन्डिंग हो सके, इनकी क्या हो सके, आपस में बॉन्डिंग हो सके। अब ये स्टिकी एंड्स इनको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सीक्वेंस ही ऐसी है जिस पे जाके ये एक दूसरे से अटैच हो सकते हैं, मतलब ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाना, इनका चिपक जाना, जिनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, दीज आर स्टिकी एंड्स, ये हमारे क्या हैं, स्टिकी एंड्स है। अब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की और बात करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हम ये कहते हैं कि इसके हमारे पास दो हैं, एंडोन्यूक्लियेज है और एक्सोन्यूक्लियेज है। हम कहते हैं कि हमारे पास इसकी दो हैं, एंडोन्यूक्लियेज है और दूसरी हमारे पास कौन सी है, एक्सोन्यूक्लियेज। अब ये जो एंडोन्यूक्लियेज है, हम कहते हैं ये भी कट कर रही है, कट द डीएनए इनर साइड। इसने कट करना है डीएनए को, कहां से कट करना है डीएनए को, इनर साइड से। मतलब जिस तरह ये डीएनए है, यहां से अगर इसको कट करना है, ये आएगा कौन सा, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम आएगा। और फिर क्या है कि ये जो हमारे पास एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम आता है, ये भी कट करवाता है और इस तरह से कट करवाता है कि ये जो रीजॉइनिंग का इसका काम है वो हो सके। मतलब क्या, ये हमारा दूसरे डीएनए है और इसमें अगर इसको अटैच करवाना है, इसको इस तरह से ये जो है यहाँ पे अटैच हो सके, ये काम है एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम का। कि एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम है, ये डीएनए को इनर साइड से कट नहीं कर रहा, बल्कि जो उसकी स्टिकी एंड्स हैं, साइड्स हैं, मतलब हमारा डीएनए कट चुका है, अब उसके जो स्टिकी एंड्स हैं वहां पे जाके अपना रोल प्ले करता है, ताकि जो दूसरा डीएनए है उसके साथ इसको अटैच करवाया जा सके। ये था हमारा फर्स्ट जो था, हमने कहा कि हमारे पास क्या है, फर्स्ट टूल है जिसके बारे में हमने एंजाइम था, एंजाइम के बारे में बात की। और हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारे फिर डिजायर्ड उसको लेने के लिए, जो हमारी डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको लेने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए जीन मार्कर होते हैं जो उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने कौन सा जो सीक्वेंस है उसको लेना है। ठीक हो गया, ये था। अब हम आगे चलते हैं कि हमारे पास जो और दूसरे टूल्स हैं, जो वेक्टर्स वगैरह। अच्छा, यहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, स्टिकी एंड्स की भी बात हुई है। जिस तरह से ये सीक्वेंस है, आपने एफएससी बुक्स में भी देखा होगा कि हमारे पास जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है उसमें इस तरह से इसको कट किया जाता है ताकि दूसरे जो हमारे पास डीएनए है उसके साथ पैरेलल एंडिंग इनकी हो सके। ठीक है, एक दूसरे के साथ, मतलब एक ये स्टैंड है और एक ये स्टैंड है, दूसरे एक दूसरे के पैरेलल हो सके और इनमें क्या हो सके, बॉन्डिंग हो सके। इस तरह से इस सीक्वेंस को कट डाउन किया जाता है। और दूसरा हमारे पास है अब वेक्टर है। वेक्टर, अब हम बच्चे वेक्टर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वेक्टर हमारे पास क्या है, ये हेल्प करता है इन कैरिंग एंड इंटीग्रेटिंग द डिजायर्ड जीन। हम इसके बारे में बात करते हैं कि वेक्टर क्या करता है, हेल्प इन कैरिंग एंड इंटीग्रेटेड डिजायर्ड जीन। जो डिजायर्ड जीन है उनको इसमें, अब देखें हमने
अपना जो हमारा वो था वो वाला जो हमारा ये था सीक्वेंस जो था, हमने उसको कट डाउन कर लिया है। उसको कट डाउन करने के बाद अब अगला प्रोसेस हमारे पास क्या है कि इसको किसी वेक्टर में इंसर्ट करवाया जाए, कि हमारे पास कोई वेक्टर हो, उस वेक्टर में इसको इंसर्ट करवाया जाए ताकि इसे जहां पहुंचाना है। अब ये जो हम कहते हैं कि वेक्टर है, ये एज ए व्हीकल काम कर रहा है, एज ए व्हीकल, ठीक है, व्हीकल के तौर पे काम करता है। व्हीकल जो है हमारे पास मतलब क्या कि जिस तरह एक गाड़ी है, हमारे पास एक गाड़ी है और गाड़ी का काम क्या है कि जब इसमें जो हमारी जो भी पैसेंजर्स हैं वो बैठ, हम इसकी बात कर रहे हैं कि हमारे पास देखें एज ए व्हीकल काम कर रहा है। जिस तरह हमने बात की कि जिस तरह एक गाड़ी है उसमें हमारे पैसेंजर जो हैं वो बैठ गए और उसका काम क्या है कि एक जगह से लेके दूसरी जगह चले जाना, ठीक है। इसी तरह हमारा ये जो वेक्टर है इसका कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन इसका रोल एज ए व्हीकल इसका रोल है। जिस तरह गाड़ी का रोल है इसी तरह इसका रोल है कि इसने उस हमारा जो हमने अलग किया है अपना जो डिजायर्ड डीएनए है, जीनोम है, जो सीक्वेंस है, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो जीन है, कुछ भी है जिसको हमने अपने अकॉर्डिंग उसको अलग कर लिया। अब इस वेक्टर का काम क्या है कि उसे होस्ट तक पहुंचाना, ठीक है, ताकि जाके वहां पर रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो सके। अब वेक्टर क्या करता है, उसको अपने साथ बाइंड करता है, ठीक है। हम वेक्टर के तौर पे हमारे पास कुछ बच्चे बैक्टीरिया है, हमारे पास बैक्टीरिया और बैक्टीरिया ही बैक्टीरियोफेज है। हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, बैक्टीरियोफेज है और इसके अलावा हमारे पास एक और वेक्टर है जो हमारे पास क्या है, प्लाज्मिड। अब होता क्या है कि ये जो बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड हैं उस वेक्टर को, ये एज ए वेक्टर काम करते क्या है, उस डीएनए के सेगमेंट को, वो जो डीएनए का पार्ट था उसे अपने साथ इसने बाइंड किया और बाइंड करके इसका काम सिर्फ क्या है कि अगली जगह पे पहुंचा देना, ठीक हो गया। अब देखिए इसका काम हम क्या करें, बड़ा सिंपल काम है। हम कहते हैं कि इसका काम क्या है, कैरिंग द डिजायर्ड जीन। हम कहते हैं कि इंपॉर्टेंट टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, क्योंकि हमने जीन तो अलग कर लिया लेकिन उसे होस्ट तक पहुंचाने का जरिया है ये, उसे होस्ट तक, जो मतलब हमारा होस्ट है बैक्टीरिया है या कोई भी और होस्ट है, उस तक पहुंचाने का जो सफर है वो हमारा ये जो वेक्टर है ये काम करता है एज ए व्हीकल और गाड़ी के तौर पे काम करता है कि उसको उठाया इसने जो इसके पास वो सीक्वेंस था और उसे जाके कहाँ पे पहुंचा दिया, जो वो था कोई भी होस्ट जो था उस सेल में इसने उसको पहुंचा दिया। ये हमारे पास क्या है, हम इसके बारे में कहते हैं कि ये हमारे पास वेक्टर है। और इसके बारे में हम कहते हैं कि हमारे पास बैक्टीरियोफेज हो सकते हैं और इसके अलावा प्लाज्मिड्स वगैरह भी हो सकते हैं। अब देखें एक और बात है इसमें कि ये उसको अपने साथ बाइंड भी करता है, तो स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है। हम कहते हैं कि इसमें क्या है बच्चे, स्पेसिफिक सीक्वेंस है और ये स्पेसिफिक सीक्वेंस क्या है, फॉर बाइंडिंग। बाइंडिंग के लिए इसमें बच्चे स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है कि जो डीएनए का सेगमेंट है उसे इस प्लाज्मिड के साथ अटैच करवाना है, इस प्लाज्मिड के साथ उसने लगना है, अटैच होना, उसके लिए इसे किसी ना किसी बाइंडिंग की जरूरत है। और बाइंडिंग करने के लिए इसके पास क्या है, कुछ सीक्वेंस होना चाहिए जो इस प्लाज्मिड के साथ इसको अटैच करने में इसकी हेल्प करे। हम कहते हैं कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होती हैं जिनसे अटैच हो जाता है और अटैच होके क्या है कि इसको ये जो हमारा वेक्टर है ये उसे ले जाने के काबिल हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह। ये हमारा सेकंड टूल था वेक्टर वाला। और फिर हमने कहा कि यहाँ पे अच्छा फिर एक और भी बात है कि स्पेसिफिक सीक्वेंस है, इस स्पेसिफिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए एंजाइम्स भी होते हैं। यहाँ पे फिर हमारे पास बच्चे क्या हैं, एंजाइम्स भी हैं। और ये एंजाइम क्या करते हैं, असल में ये वेक्टर को और हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उनको बाइंड करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक हो गया, ये हमारा सेकंड टूल था। फिर हमारे पास है सेकंड टूल के बाद होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब हमने कहा देखें जीन ऑफ इंटरेस्ट भी हमने अलग कर लिया, वेक्टर के साथ भी बाइंडिंग हो गई। अब अगला हमारे पास क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास बच्चे होस्ट ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब ये होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है, अब देखें होस्ट ऑर्गेनिज्म को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि जीन ऑफ इंटरेस्ट भी ले लिया, वेक्टर भी ले लिया। अब होस्ट वो है जहां पे इसको पहुंचाया जाएगा और जहां पे इसने जाके अपने जो नंबर्स हैं उनको बढ़ाना है। लाइक हमने हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं, दिस आर एक्ट एज ए होस्ट, ये होस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं।
कि ये होस्ट के तौर पे इन्होंने काम किया। हमारा जो वेक्टर था उसने क्या किया कि जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको उठाया और होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, अब जिस ऑर्गेनिज्म में हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करवाना है, इससे हमारा ये क्या होगा, ये हमारा वो हो जाएगा होस्ट ऑर्गेनिज्म। हम कहते हैं इनटू विच रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड, ये हमारा क्या है, जिसमें जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जिसमें क्या करवाया जाता है, इंट्रोड्यूस्ड करवाया जाता है। मतलब क्या कि हमारा जो डीएनए था, ठीक है, उस डीएनए को हमने उठाया, रिकॉम्बिनेंट भी हो गए। रिकॉम्बिनेंट के बाद अगला स्टेप क्या है कि होस्ट में उसे इंसर्ट करवा दिया, इसमें क्या करवा दिया, इंसर्ट करवा दिया। जिस ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करवाया है वो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए एज ए होस्ट जो है वो काम कर रहा है। हम कहते हैं ये हमारे पास होस्ट है। हम कहते हैं कि एक और भी बात है यहाँ पे कि हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उठाया, होस्ट में इंसर्ट तो करवा दी, लेकिन हमें पहले ये श्योर करना पड़ेगा कि जो होस्ट है वो इसको एक्सेप्ट भी करता है या नहीं, इसके साथ अपनी बाइंडिंग भी करवाता है या नहीं, एसोसिएशन भी करवाता है या नहीं, इसको रिप्रोड्यूस भी करवाता है या नहीं, इसके नंबर्स में इजाफा भी करवाता है या नहीं। ऐसा ना हो कि हम अपने इसको वेक्टर जो वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको उठाएं और उठा के होस्ट में डाल दे, होस्ट उसे आइडेंटिफाई ना कर पाए, होस्ट उसे जो है वो प्रॉपर फैसिलिटेट ना कर पाए, तो फिर ऐसा जो हमारा रिकॉम्बिनेशन का जो प्रोसेस है वो इसमें फेल होने के चांसेस हैं। इससे फिर हमें करना क्या पड़ता है कि हम पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जिस तरह हम इंसुलिन है तो उसको बैक्टीरिया के अंदर हम बैक्टीरिया को एज ए होस्ट लेते हैं, तो इसी तरह हमें होस्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसके लिए कुछ स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं जो इसको आइडेंटिफाई करवाते हैं, फिर एंजाइम है जो इसको अटैच भी करवाते हैं, होस्ट जो है उसके साथ इसकी एसोसिएशन भी बनवाते हैं। फिर हमारे पास हम कहते हैं ये हमारे 3 स्टेप से बचे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। कि पहला हमारे पास क्या है कि हमने सबसे पहले एंजाइम जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टूल्स में हमने कहा कि ये हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं। कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हमने अलग किया, अलग करने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग किया, ठीक है, उसमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को भी हमने देखा, स्टिकी एंडोनी, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, सारा कुछ जो भी है, तो इसने एंजाइम ने उसको अलग कर दिया। दूसरा स्टेप क्या है कि उस जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने पीस अलग किया है उस पीस को बच्चे इंसर्ट करवाना, उसकी एसोसिएशन करवानी है वेक्टर के साथ, ताकि वेक्टर उसे लेके कहीं पहुंच जाए, ठीक है। जो हम प्लाज्मिड भी लेते हैं, हम बैक्टीरियोफेज भी लेते हैं। फिर तीसरा इसमें टूल ये था कि हम यहाँ पे फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करते हैं कि हमारे पास व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विच वी आर चूज एज ए होस्ट। तो हम होस्ट के साथ इसकी एसोसिएशन भी देखते हैं कि आया इसकी एसोसिएशन होस्ट के साथ होगी भी या नहीं होगी। तो ये हमारे 3 जो थे वो टूल्स थे। अब हम पढ़ते हैं कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के स्टेप कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व। अब हम बात करेंगे स्टेप्स की, तो स्टेप्स की बात हम करेंगे कि स्टेप्स हमारे पास कौन से हैं किसके। हम कहते हैं कि जो हमारे पास बच्चे रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है इसके कुछ स्टेप्स हैं जो बारी बारी हम देखेंगे। स्टेप्स में हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, जिस तरह कि हम कहते हैं कि सबसे पहले साइट ऑफ सिलेक्शन है, ठीक है। चलिए हम साथ साथ इसको डिस्कस करते जाते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास ये फर्स्ट है साइट ऑफ सिलेक्शन। साइट ऑफ सिलेक्शन में हम ये बात देखते हैं कि हमारा जो भी ये हमारे पास है सीक्वेंस जो भी है, ठीक है, जिसको हमने सिलेक्ट करना है वो हमारी साइट ऑफ सिलेक्शन है। लेकिन साइट ऑफ सिलेक्शन डिपेंड करती है कि हमारी डिज़ायर क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। जहाँ पे उसकी जो हमारी रिक्वायरमेंट है जिसका हमने रिकॉम्बिनेंट बनाना है, जहाँ पे वो डीएनए में सीक्वेंस प्रेजेंट है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। और आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, मार्कर्स होते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए इंसर्ट। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सिलेक्शन है, साइट ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, जो हमने साइट सेलेक्ट करनी है। और उसके साथ हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एंड आइसोलेशन, साइट ऑफ सिलेक्शन, और इसी के साथ हम एंड आइसोलेशन हमने सेलेक्ट भी करना है और उसे आइसोलेट भी करना है कि जो भी हमारा सीक्वेंस है,
ठीक है, ये हमें पता होता है जब हम रिकॉम्बिनेंट कोई भी बनाते हैं, अगर इंसुलिन के लिए बना रहे हैं, किसी और चीज़ के लिए बना रहे हैं, तो इस बात का हमें श्योरिटी होती है कि हमारा जो साइट ऑफ सिलेक्शन है वो क्या है। जहां पे फिर हमारे डीएनए में वो साइट ऑफ सिलेक्शन है उसको सिलेक्ट कर लिया गया, उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया कि वो क्या है, हमारा डिजायर्ड ट्रेट है। ठीक है, डिजायर्ड ट्रेट है, डिजायर्ड, उसको फिर आइसोलेट वहां से कर लिया जाता है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमने उसको आइडेंटिफाई किया और हमने उसको क्या कर लिया, उसको अलग भी कर लिया। फिर हम कहते हैं कि हमारा जो दूसरा स्टेप है सिलेक्शन ऑफ सूटेबल क्लोनिंग वेक्टर। तो हम दूसरे स्टेप की बात करते हैं कि दूसरा स्टेप क्या है, सिलेक्शन ऑफ सूटेबल वेक्टर। ये हमारा बच्चे दूसरा स्टेप है, हमने उसको अलग कर लिया है, सीक्वेंस अलग हो गई। अब दूसरा स्टेप क्या है कि हमने इसमें करना ये है, हम कहते हैं सिलेक्शन ऑफ सूटेबल क्लोनिंग वेक्टर। हम कहते हैं कि हमने अब यहाँ पे एक वेक्टर लेना है, एक कॉलोनी, मतलब हमने कॉलोनी किया ना, ये हम उसमें मल्टीपल कॉपीज जिस तरह प्रोड्यूस करते हैं, इसके लिए हमें अब एक वेक्टर चाहिए। और फिर हमने देखना है कि व्हाट टाइप ऑफ वेक्टर विच परफॉर्म, जिसकी परफॉर्मेंस जो है वो सबसे बेस्ट होगी, वो हमने सिलेक्ट करना है। मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियोफेजेस हैं और प्लाज्मिड वगैरह हैं इसमें, जिनको हम सिलेक्ट करते हैं। हम कहते ये हैं कि क्लोनिंग वेक्टर सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल होते हैं इन विच डीएनए इंसर्टेड इनटू बी इंटीग्रेटेड। अब यहाँ पे एक बात ये है कि हमने जो सूटेबल वेक्टर सेलेक्ट किया है, ये क्या होता है, हमने प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज फर्ज करें, प्लाज्मिड हमने यहाँ पे लिया है, तो प्लाज्मिड के हम कहते हैं कि इसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी होती है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, पता ना आपको सेल्फ रेप्लिकेटिंग है क्यों? अब देखिए ये हमारा प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड है हमारा, और इस प्लाज्मिड में हमने अपना जो जीन ऑफ ये इंटरेस्ट है ये शामिल कर दिया है। अब ये क्या है, अब ये जो डिवाइड होता रहेगा, जो ही ये इसकी मल्टीपल कॉपीज बनेगी, ये जिस तरह ये बन रहा है, और साथ ही इसके क्या है, ये भी है, फिर हम कहते हैं ये और बना, साथ ये, और फिर हम कहते हैं और बना, और साथ ये, कि ये हमारे मल्टीपल कॉपीज जो हैं वो प्रोड्यूस होती रहती हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा जो वेक्टर हमने सिलेक्ट किया है वो सेल्फ रेप्लिकेट करता है, अपनी जो खुद से वो अपने जो नंबर्स हैं उनमें इजाफा करता रहता है। इससे हमारा जो वेक्टर है, एक तो उसकी तादाद में इजाफा हो जाता है, और उससे हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी डिवाइड होता जा रहा है, उसकी भी जो अमाउंट है वो बढ़ती जा रही है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास दूसरा क्या है, सिलेक्शन ऑफ सूटेबल वेक्टर है, जिसमें हम बहुत सारे कॉमनली हम प्लाज्मिड वगैरह को हमने यहाँ पे लिखा भी है, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेजेस को यहाँ पे यूज किया जाता है। प्लाज्मिड हैं हमारे पास एंड बैक्टीरियोफेजेस, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेजेस को हम यहाँ पे यूज करते हैं। ये क्या है, एज ए वेक्टर, ये एज ए वेक्टर के तौर पे काम करती हैं। वेक्टर तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि जो हमारे इसको आगे लेके जाने वाले हैं, ठीक है, आगे पहुंचाने वाले हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास तीसरा स्टेप क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इंसर्ट इनटू वेक्टर टू फॉर्म डीएनए मॉलिक्यूल। अब तीसरा हमारे पास इसमें स्टेप क्या है कि हमने सिलेक्ट कर लिया है वेक्टर को। अब तीसरा स्टेप ये है कि इस वेक्टर में इंसर्ट करवाना है अपना जो डीएनए है, इंसर्शन ऑफ डीएनए इनटू दी वेक्टर। थर्ड स्टेप हमारे पास कौन सा है, हम कहते हैं कि इंसर्शन ऑफ डीएनए इनटू वेक्टर। ये हमारा थर्ड स्टेप है कि हमने कहा कि हमने वेक्टर ले लिया, हमारे पास डिजायरेबल ट्रेट भी है, अब इन दोनों को आपस में ज्वाइन करवाना है, बॉन्डिंग करवानी है कि हमारा जो डिजायरेबल ट्रेट है हमने वेक्टर सिलेक्ट किया और उस वेक्टर के साथ उसकी क्या हो जाए, बॉन्डिंग हो जाए, उस वेक्टर के साथ वो अटैच हो जाए। ये हमारा क्या है, हम इसको कहते हैं कि ये हमारा वो है जिसको हम कहते हैं कि हमने अपना जो सूटेबल वेक्टर लिया, वेक्टर के साथ हमने इसकी बाइंडिंग करवा दी। तो ये थर्ड स्टेप हो गया, इंसर्शन ऑफ डीएनए इनटू वेक्टर। ठीक है, ये तीसरा स्टेप है। अब हम आगे चलते हैं कि हम देखते हैं चौथा स्टेप क्या है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस इनटू सूटेबल होस्ट। चौथा स्टेप हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास रिकॉम्बिनेंट ये बन गया इंसर्ट, अब हमारे पास क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब हमारे पास क्या है कि रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए मॉलिक्यूल है इसको इंट्रोड्यूस करवाना है हमने सूटेबल होस्ट में। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस इनटू सूटेबल होस्ट। अब पहले हमने देखें, अभी हमारा चौथा स्टेप है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने उठाना है और उठा के किसी सूटेबल
उसमें एडजस्ट करवा देना है हमारा कोई भी जो सूटेबल होस्ट जिसको हमने एज ए होस्ट सेलेक्ट किया है उसमें हमने उसको इंसर्ट करवा दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये फोर्थ पॉइंट है जिसमें हम कह रहे हैं हमारे पास क्या है। इसके लिए फिर हम ये देखते हैं सूटेबल होस्ट आर सिलेक्टेड एंड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इज सो फाउंड इन स्टेप 3। इसको हम स्टेप 3 में भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। स्टेप 3 में असल में हम वेक्टर को ले रहे हैं, तो हमने पहले ये शोर कर लेना कि जो वेक्टर है ये उस होस्ट से बाइंडिंग की एसोसिएशन रखता भी है या नहीं, उस होस्ट में जा भी सकता है या नहीं, ये हमने थर्ड स्टेप में शोर कर लेना है। फिर हमने फोर्थ स्टेप में जो अपना होस्ट है उसे सिलेक्ट करना है। तो फिर हम कहते हैं इंट्रोड्यूस इन द होस्ट सेल। तो दिस प्रोसेस ऑफ एंट्री ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अब देखें ये हमने होस्ट सिलेक्ट कर लिया है। अब एक प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करवाना होस्ट में, ठीक है। हम कहते हैं इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू दी होस्ट है। हमने इसमें ये देखा है कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू दी होस्ट सेल, कि जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको हमने होस्ट सेल में एंटर करवाना है। ये जो इसकी एंट्री है इसे जो हमने एंटर करवा दिया है, इट्स ए ट्रांसफॉर्मेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। कि हमने देखें होस्ट सेलेक्ट किया, होस्ट में हमने उसे इंसर्ट करवा दिया, अब होस्ट में उसको इंसर्ट करवाने का जो प्रोसेस है इट्स ए ट्रांसफॉर्मेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, हम कहते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो फिर हम कहते हैं कि अगला स्टेप हमारे पास क्या है, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होस्ट सेल। जो हमारा जो फिफ्थ प्रोसेस है, पांचवा प्रोसेस है, हम कहते हैं अब हमने ये पांचवा है, ये फिफ्थ है। हम कहते हैं कि यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट करना है, हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। इसमें हम ये कहते हैं कि सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल, हमने अब होस्ट सेल को सिलेक्ट करना है जिसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस जो है वो करवाना है। तो हम कहते हैं कि इसमें होगा क्या कि देखें ट्रांसफॉर्मेशन सेल्स आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमने बनाया है। इन दिस स्टेप ट्रांसफॉर्म सेल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द नॉन ट्रांसफॉर्म सेल बाय यूजिंग वेरियस मेथड टेकिंग यूज ऑफ मार्कर जीन्स। अब हम ये कहते हैं सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल होस्ट सेल। अब हमारे होस्ट के पास तो बहुत सारे सेल्स हैं, अब हमने इनको करना क्या है कि वो जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुई है और वो जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड दोनों को सेपरेट करना है। हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि हमने क्या करना है इसमें, सेपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। और ये किसकी मदद से होगा, बहुत से एंजाइम हैं, इनको अलग करने के लिए हमारा पांचवा स्टेप हमने देखा कि हम सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल, जो हमारी सिलेक्शन है ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल, मतलब क्या कि हमारे पास सारे ही सेल्स हैं, बॉडी है, कोई भी हमने वो जो लिया है उसमें तो बेशुमार सेल है। अब हमने किसी स्पेसिफिक सेल में लाइक प्लाज्मिड है, ठीक है, या उसका डीएनए, उसमें हमने उसको इंसर्ट करवाया है, तो बाकी जो सेल्स हैं उनसे उस ट्रांसफॉर्म सेल को अलग कर लेना है इस स्टेप में, जिसमें हम कह रहे हैं सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल। कि हमने अब सिलेक्ट कर लिया सिर्फ उन सेल्स को जिनको हमने ट्रांसफॉर्म करवाया है, उन सेल को हमने अलग कर लिया। और अलग करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंजाइम प्लस जीन मार्कर होते हैं हमारे पास, एंजाइम है और कुछ जो है वो जीन मार्कर होते हैं जो इन सेल को आइडेंटिफाई करते हैं और इनको अलग करते हैं, इन सेल्स को आइडेंटिफाई करके इनको अलग कर रहे होते हैं। ये काम जीन मार्कर का और एंजाइम का है, जिससे हम दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। फिर हमारे पास क्या है, सिलेक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए इनटू दी होस्ट सेल। अब हमारे पास छठा स्टेप क्या है, अब छठे स्टेप की हम कर लेते हैं बात कि छठा स्टेप हमारे पास क्या है।
अब देखें सारा कुछ तो हो गया है, अब सिर्फ एक्सप्रेशन रह गई, एक्सप्रेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एक्सप्रेशन है एंड मल्टीप्लिकेशन का वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, वो भी हम करते हैं इसको। एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ऑफ क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये हमारा छठा स्टेप है कि अब जो हमने अपना उसमें डीएनए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो ऐड करवा दिए। अब यहाँ पे काम क्या है कि वो मल्टीप्लाई करे, अपने नंबर्स में इजाफा करे, अपनी जो अमाउंट है उसमें इजाफा करे, क्योंकि हमारा जो डिजायर्ड जी ना हमें बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में चाहिए। लाइक इंसुलिन अगर हमने प्रोड्यूस करनी है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे पास चाहिए। तो हम कहते हैं कि फिर हमने क्या किया है कि फाइनली इट इज ensure that the foreign DNA inserted in the vector DNA is expressing the desired character in the host cell. Also, the transformed host cell multiplies to obtain sufficient number of copies. हम कहते हैं कि ये हमने सारा प्रोसेस कर लिया, और प्रोसेस करने के बाद हमारे पास अभी ये मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? टेकिंग sufficient number of copies. sufficient number of कॉपीज कि हमारे पास जो सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज हैं उनको अटेन करने के लिए इसको क्या किया जाता है, सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज हमने मैक्सिमम अमाउंट में जो उसकी कॉपीज हैं उसको अटेन करने के लिए हमारा ये जो बार बार डिवाइड होता रहेगा। अगर हमने उसके डीएनए में उसको इंसर्ट करवाया है या प्लाज्मिड में है तो जो जो ये डिवाइड करेंगे हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जो उसके साथ इंसर्ट है उसके साथ बाइंडिंग है वो भी डिवाइड होता रहेगा। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स थे जिनको हमने डिस्कस किया है। तो अब हम एक देखते हैं कि डायग्राम एक छोटी सी बना लेते हैं, और डायग्राम बना के तो इसको हम देखते हैं कि हो क्या रहा है असल में। एक डायग्राम बना के देखते हैं कि ये हमने ले लिया वेक्टर, ये हमने वेक्टर ले लिया। अब हमारे पास ये वेक्टर है, ये हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक हो गया। और अब हमारे पास ये क्या है, नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों आपस में अटैच हो गए, ये दोनों, और यहाँ पे बन क्या गया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये इसमें आके अटैच हो गए। इसको हम कहेंगे हमारे पास क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये हमारे पास क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगला स्टेप सेकंड स्टेप है जिसमें हमने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करने के लिए होस्ट सेल। तो हमने यहाँ पे एक बैक्टीरियम ले लिया, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप, ये हमारे पास सेकंड स्टेप, और ये क्या है हमारे पास, हम इसको कह रहे हैं ये बैक्टीरियम है। हमने बैक्टीरियम ले लिया और इस बैक्टीरियम में हम क्या करते हैं कि अपने ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको हमने इसमें इंसर्ट करवा दिया। ये बैक्टीरियम है, ठीक है, चलिए हम एक और यहाँ पे बना लेते हैं और इसको हमने इसमें करवा दिया, क्या, इंसर्ट करवा दिया। अब ये हमारा क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हमने देखें पहले स्टेप में क्या किया है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया है कि हमने इस बैक्टीरियम को सिलेक्ट कर लिया है और फिर हमने क्या किया है, इस जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको इसमें इंसर्ट करवा दिया है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास तीसरा स्टेप क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अगले स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है ये क्या करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे। हम यहाँ पे कहेंगे ये हमारा थर्ड स्टेप है जिसमें क्या हो रहा है रेप्लिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या हुआ है कि इसके जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल हैं ये क्या करते हैं कि ये बच्चे हमारे पास क्या हो गए, ये अपने नंबर्स को जो है वो बढ़ा रहे हैं। चौथे स्टेप में हम कहते हैं न्यूमोरियल सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन ए कॉलोनी। तो फिर ये कॉलोनी बना लेते हैं और बैक्टीरियल कॉलोनीज ग्रोइंग ऑन सॉलिड मीडियम। फिर हम ये कहते हैं कि इनको फिर एक सॉलिड मीडियम है वहाँ पे इनको ग्रो करवा दिया जाता है।
अब जब भी ज़रूरत होगी ये बस्ट करेगी, लाइसिस होगी, इसकी जो सेल वाल है बैक्टीरियम की, और ये उससे बाहर निकल जाएंगे और हमें हमारी जो मतलूबा अमाउंट है या कह लें इंसुलिन है या जो भी है वो हमें मिल जाएगी। तो ये बच्चे हमारे आज का जो टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया है टूल्स ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हमने इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए जो टूल्स हैं उनको डिस्कस किया है और जो स्टेप्स इन्वॉल्व है, स्टेप्स आर इन्वॉल्व रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और उन स्टेप्स को हमने डिस्कस किया है। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ये 5 स्टेप हमने जो डिस्कस किए हैं, जो स्टेप बाय स्टेप होते हैं, और हमारा जो रिकॉम्बिनेंट है और जो हमारी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है जिस पे हम काम कर रहे हैं वो हमें हमारी जो मतलूबा रिक्वायरमेंट है वो हमें मिल जाती है। थैंक यू वेरी मच।